अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। स्टैटिस्टिक्स में हम बात करें प्रोबेबिलिटी की और उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी क्या एग्जांपल्स होती हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है और न्यूमेरिकल्स में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, हमें किस तरह हेल्प करती है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, definition of conditional probability. When we calculate probability from the reduced sample space, then we are dealing with conditional probability. जब भी हम किसी ऐसे sample space में से probability calculate करने जा रहे हैं जो sample space reduce हो चुका है, अपने original size से कम हो चुका है, तो उसको जो वहाँ पर जो probability find out की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? conditional probability. ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये जो सैम्पल स्पेस है इसका क्या मतलब है? जो हमारा सेट होता है कंप्लीट आउटकम्स का, जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस। ठीक है। और अगर आपके जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उनका जो सेट है वो कम हो जाए, जो उसका जो ओरिजिनल साइज था उससे कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है। ठीक है। और रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस में से जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं। ये तो होगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कौन सी एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में अगर आपको गिवन दैट का वर्ड मतलब ये फ्रेज नज़र आए तो समझ जाएं कि आपने यहाँ पर क्या करना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है। ठीक है। अब ये जो गिवन दैट होती है ये क्या है कि ये एक शर्त होती है। ठीक है। एक कंडीशन दे दी गई है कि ये चीज़ निकालें, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें से ये चीज़ नहीं निकालनी। फॉर एग्जांपल, मतलब आपको 10 बॉल्स दी हैं लेकिन हम साथ में ये बता रहे हैं कि 3 बॉल्स पहले ही निकल गई हैं। ठीक है। 10 बॉल दे रहे हैं लेकिन साथ में ये बता रहे हैं कि 3 पहले ही निकल गई हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पीछे 7 बची हैं जिसमें से आपने ढूंढनी है। सही है। मतलब कोई इस तरह की कंडीशन दे देंगे साथ में। अब ये जो गिवन दैट की फ्रेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बाद जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा एन क्या होगा। ठीक है। और इससे पहले की जो बात होती है सारी वो हमें ये बताती है कि हमारा एम क्या होगा। ठीक है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? पी इवेंट ए इज इक्वल टू एम ओवर एन। ठीक है। एम हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और एन होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है। जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है। अब यहाँ पर चूंकि सैम्पल स्पेस ने कम हो जाना है तो इसका क्या मतलब है कि एन ने कम हो जाना है। ठीक है। एन जो होता है वही एक्चुअली सैम्पल स्पेस होता है। तो रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस का क्या मतलब है कि हमारा एन कम हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू ऑब्टेन 3 ऑन डाइस? ठीक है। गिवन दैट द फेस अपीयर ऑन डाइस इज सम ऑड फेस। अब आपने क्या किया है? एक डाइस को रोल किया है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे जो फेस अपीयर हो वो 3 हो। 3 आपको पता है कौन सा फेस होता है जिसमें 3 डॉट्स होते हैं डाइस पे। इस तरह का जो फेस होता है डाइस पे वो हम क्या कहते हैं? मतलब ये 3 वाला फेस होता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 वाला फेस अपीयर हो जब आप डाइस को रोल कर रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि, कंडीशन ये है कि द फेस अपीयर ऑन डाइस इज सम ऑड फेस, कि जो फेस डाइस पे अपीयर हो रहे हैं इस वक्त या हुए हैं, ठीक है, वो ऑड ही हैं। ठीक है। मतलब ऑड ही होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? टोटल फेस तो एन, मतलब टोटल जो डाइस के ऊपर फेस होते हैं, जो लूडो का दाना होता है उसके ऊपर टोटल फेस तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो फेस अपीयर हो रहा है वो सिर्फ ऑड है। ठीक है। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 में ऑड कौन कौन से होते हैं? 1 3 एंड 5। ठीक है। तो एन अब यहाँ पर क्या है? ऑड फेसेस 1 3 एंड 5। तो ये कितना बन के 3, मतलब एन हमारे पास क्या है? 3 है। अब सही हो गया। अब ये हो गया कि n जो है वो रिड्यूस हो गया, 6 से 3 की तरफ चला गया। अब वो कह रहे हैं अब हम n, ये पहले हम क्या करेंगे? जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले हम गिवन दैट वाली बाद वाली जो टर्म है उस पर फोकस करेंगे जिससे हमें n पता चलेगा। फिर हम उससे पहले वाली टर्म पे जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू ऑब्टेन 3 ऑन डाइस? ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 3 वाला फेस मिलेगा? तो 3 वाला फेस, उन्होंने हमसे सिर्फ एक फेस की बात की है, 1 फेस की बात की है जो कि 3 है, तो हमारा m होगा 1।
ठीक है, क्योंकि एक फेस की बात कर रहे हैं। तो n जो है वो 6 नहीं होगा, वो 3 होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑड फेसेस की सिर्फ बात की। और m जो है वो 1 होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फेस की बात की कि ये एक फेस जो है इसके अपीयर होने के कितने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम अप्लाई करेंगे, m हमारा 1 होगा, n हमारा 3 होगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप डाइस को रोल करें और उसके ऊपर सिर्फ ऑड फेसेस अपीयर हो रहे हों और उसके ऊपर 3 अपीयर होने के इतने चांसेस हैं, 1/3 चांसेस हैं। ठीक हो गया। और यही बात अगर वो इस तरह से कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू ऑब्टेन 3 ऑन डाइस गिवन दैट द फेस अपीयर ऑन डाइस इज सम इवन फेस, ठीक है, अगर वो कहें कि इवन फेस अपीयर हो रहा है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 3 आए। ठीक है, अब आपको पता है 1 2 3 4 5 6 में इवन कौन कौन से होते हैं, 4 6 एंड 2, ठीक है, 2 4 एंड 6 ये 3 इवन होते हैं हमारे पास। तो ये भी कितने बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो एन यहाँ पर भी हमारा 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 3 हो गया, रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है जो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 3 अपीयर हो। तो आपको पता है क्योंकि 3 जो है वो एक क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, और अपीयर हो रहे हैं सिर्फ इवन फेस अपीयर होने की शर्त है। तो क्या मतलब है कि 0 इसकी 0 है कि 0 वो अपीयर हो सके, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो गया। उन्होंने 3 कहा है, 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इवन है, तो यहाँ 0 आ जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 0 आएगा इसका आंसर। तो इसका क्या मतलब है कि 0 प्रोबेबिलिटी है, 0 चांसेस हैं कि आप डाइस को रोल करें और उसके ऊपर सिर्फ इवन फेस आ रहे हों और उसके ऊपर 3 आ सके, ठीक है, उसके आने के 0 चांसेस हैं। सही हो गया। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि देर आर सम वर्कर्स हु वर्कड इन अ फैक्ट्री, सम आर स्किल्ड, सम अनस्किल्ड, सम मैन एंड सम वुमेन। अच्छा जी, हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो स्किल्ड है, ठीक है, और कुछ अनस्किल्ड है, कुछ उनमें मैन है और कुछ उनमें वुमेन है, ठीक है। अब जो मैन है, टोटल हमारे पास मैन कितने हैं, 25 है, ठीक है, जिसमें से 20 स्किल्ड हैं और 5 अनस्किल्ड हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास जो वुमेन है वो भी 25 है और उनमें से 10 जो है वो स्किल्ड हैं और 15 जो है वो अनस्किल्ड है, ठीक है। तो टोटल मैन कितने हुए, 25, टोटल वुमेन कितनी हुई, वो भी हुई 25, ठीक है। और टोटल हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स, मैन प्लस वुमेन, टोटल स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं, 30 और टोटल अनस्किल्ड वर्कर्स कितने हैं, 20, ठीक है। मतलब ये वाले सारे स्किल्ड है ना, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, तो 10 + 20 = 30 और ये सारे अनस्किल्ड हैं तो 15 + 5 = 20। उन्होंने हमें इतना डाटा सिर्फ दिया है, ये हमने खुद निकाला है। वो हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैन वुमेन है, स्किल्ड अनस्किल्ड है, 20 मैन स्किल्ड है, 15 मैन अनस्किल्ड है, 10 वुमेन स्किल्ड है, 15 वुमेन अनस्किल्ड है, ठीक है। अब आप बताएं अगर हम इनमें से एक मैन चूज करते हैं, ठीक है, तो मतलब इन सब में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो शख्स हमने चूज किया है वो मैन है, ठीक है। मतलब हमने कोई भी एक बंदा चूज कर लिया है इस सारे सैम्पल स्पेस में से, ये हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है, जिसमें अब कितने लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, जो 25 मैन है और 25 वुमेन है, ठीक है। तो अब इनमें से अगर एक उन्होंने शख्स चूज किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैन हो, ठीक है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, m / n। m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, n क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 50 हो गए, क्योंकि टोटल बंदे कितने हैं यहाँ पर, 50, मैन प्लस वुमेन 50, मतलब 25 मैन है और 25 ही वुमेन है, तो 25 + 25 = 50, ठीक हो गया। n हमारा 50 हो गया। अब m क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इफ़ वी चूज 1 मैन, ठीक है, मतलब क्या है कि ये गिवन दैट है कि मैन होना चाहिए, मतलब ये एक कंडीशन है कि मैन होना चाहिए। तो मैन हमारे पास कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर हमारे पास मैन होना चाहिए, तो वो हमारे पास कितने हैं, 25 है, ठीक है। सॉरी, ये गिवन दैट नहीं है, मतलब गिवन दैट तो होता है कि हमारा n चेंज हो जाएगा, यहाँ गिवन दैट नहीं है, गिवन दैट हमारा फुल ही है कि ये 25 और 25 50 वुमेन या मैन, मतलब टोटल ह्यूमंस यहाँ पर जितने वर्कर्स हैं टोटल वो 50 हैं, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने चूज़ किया है वो मैन होगा, तो क्योंकि हमारे पास टोटल 25 मैन है तो इस वजह से हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m जो है वहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक हो गया। अब आप इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने शख्स चूज़ किया है टोटल 50 में से वो मैन हो,
सही हो गया। अब दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो टोटल जो मतलब आपके सारे हैं इनमें से आपने जो बंदा चूज़ किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक अनस्किल्ड वर्कर होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो कितने हैं। टोटल हमारे पास शख्स यहाँ पर कितने हैं, 50, तो एन हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए जो चीज़ चाहिए वो एम में आ जाएगी, हमें अनस्किल्ड वर्कर चाहिए। तो अनस्किल्ड कितने हैं यहाँ पर, 15 + 5 तो कितने हो गए, 20। ठीक है, क्योंकि ये सारे अनस्किल्ड है ना, ये 5 मैन अनस्किल्ड है, 15 वुमेन अनस्किल्ड है, तो टोटल अनस्किल्ड कितने हैं, 20। तो एम आ जाएगा 20 क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर वो मांग रहे हैं। तो 20 / 50 = 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि जो शख्स आप इस 50 में वर्कर्स में से सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक अनस्किल्ड वर्कर होगा, चाहे मैन होगा चाहे वुमन होगा, बस वो अनस्किल्ड होगा। ठीक हो गया। अब दूसरा उन्होंने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप सेलेक्ट करें वो स्किल्ड वर्कर हो, तो उसी जगह पे हमारा जो स्किल्ड वाले आ रहे हैं, ठीक है, टोटल स्किल्ड कितने हैं, 30 हैं, तो हमारे यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखने वाली है जो हम बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कुछ जो है वो नॉर्मल आ गए, सिंपल मतलब एन वैसे का वैसे। अब ये जो नेक्स्ट है दो, इनमें क्या है कि एन जो है वो रिड्यूस हो गया, सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब वो कैसे है, अब उन्होंने यहाँ पर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो शख्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्केल्ड हो, लेकिन मतलब शर्त यह है कि वो मैन हो। ठीक है, अब ये जो स्लैश यहाँ पर लगी हुई है, इस स्लैश का क्या मतलब होता है, गिवन दैट। ठीक है, ये शर्त है। अब जो गिवन दैट आपको मैंने यहाँ पर स्टार्ट में बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, वही गिवन दैट जो है वो इस स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर लिखते हुए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर, ठीक है, ये इस तरह से इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर गिवन दैट ही इज़ अ मैन। ठीक है, अब ही इज़ अ मैन मतलब ये गिवन दैट वाले जो बात की बात है, हमने कहा था कि उससे हमें पता चलता है कि हमारा एन क्या है। ठीक है, तो मैन होना चाहिए, तो टोटल मैन कितने हैं, 25 हैं टोटल, तो हमारा एन जो है वो क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि टोटल मैन 25 है और शर्त ये है कि जो बंदा उन्होंने चूज़ किया है वो मैन है। सही हो गया, तो ये हो गया 25, हमारा यहाँ पर जो एन है वो आ गया 25। अब हम बात करते हैं एन की। एन हमने कहा था कि गिवन दैट वाली बात से पहले होता है, ये स्लैश गिवन दैट को रिप्रेजेंट करिए, तो इसके बाद वाली बात जो है वो गिवन दैट के बाद है, इसके बाद इससे पहले वाली बात जो है वो गिवन दैट से पहले। ठीक है, तो स्किल्ड होना चाहिए, जो एम मतलब हमें पता चल रहा है, तो स्किल्ड वर्कर मैन में से स्किल्ड वर्कर, क्योंकि शर्त है कि अब आपने सिर्फ मैन में से देखना है, ये शर्त दे दिया, ये कंडीशन दे दिया है कि सिर्फ मैन में से देखें, तो सिर्फ मैन में से स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं, 20। ठीक है, वुमेन तो अब स्किल्ड वाली जो है उनको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ वो मेन की बात करें, तो 20 जो है वो स्किल्ड है आउट ऑफ 25। ये आ गया हमारे पास कि 4/5 प्रोबेबिलिटी है कि जब आप एक बंदा सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि स्किल्ड है लेकिन वो मैन है। ठीक हो गया। सेकंड वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने सेलेक्ट किया पर्सन वो अनस्किल्ड हो, लेकिन शर्त यह है कि वो वुमेन हो। ठीक है, तो टोटल वुमेन्स कितनी है, 25 है। ठीक है, 10 + 15 25 वुमेन है, तो एन हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या है वो अनस्किल्ड होनी चाहिए, तो अनस्किल्ड वुमेन्स कितनी है, 15 है, ये अनस्किल्ड वुमेन 15 है, तो 15 / 25 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5 प्रोबेबिलिटी है कि जब आप एक पर्सन सिलेक्ट करें वुमेन्स में से और वो अनस्किल्ड है। ठीक हो गया, और ये था जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर गिवन दैट ऑल आर वुमेन, मतलब ये गिवन दैट का मतलब था। ठीक हो गया, कि वो क्या चाह रहे हैं कि अनस्किल्ड वर्कर मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने चूज़ किया है वो एक अनस्किल्ड वर्कर है, लेकिन गिवन दैट ऑल आर वुमेन, जो भी सेलेक्ट किए हैं वो वुमेन है। ठीक हो गया, ये थी जी हमारे पास एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर इसी के ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, वो कौन सी है, कार्ड्स। ठीक है, ये कार्ड्स जो ताश होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी में, कॉमन है इन पे क्वेश्चंस आना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्ड्स जो हैं वो किस तरह होते हैं, उनकी क्या नंबर्स होते हैं, सब कुछ। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ताश जिन्हें हम कहते हैं। 26 इसमें ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 इसमें रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैक होते हैं इसमें 13 स्पेड होते हैं जिन पे ये वाला साइन बना होता है, 13 क्लब होते हैं जिन पे ये वाला साइन बना होता है, और जो 26 रेड होते हैं उसमें 13 कार्ड्स होते हैं जो डायमंड के होते हैं, उन पे ये वाला साइन होता है, और 13 कार्ड्स जो हैं वो हार्ट के होते हैं जिन पे ये वाला साइन होता है।
ठीक हो गया। अब जो हर ये मतलब एक कैटेगरी है, ये स्पेड की कैटेगरी है, क्लब की कैटेगरी है, डायमंड की कैटेगरी है और ये हार्ट की कैटेगरी है। अब ये जो हर कैटेगरी है इसमें आगे 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 कार्ड्स किस तरह से होते हैं कि 2 से लेकर पहले तो 10 तक होते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 का जो कार्ड होता है, मतलब 1 का जो है वो एस का कार्ड होता है। ठीक है, एस का कार्ड होता है। और इसके अलावा ये 10 के बाद हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं, एक जैक का होता है, फिर किंग, फिर क्वीन का होता है और फिर किंग का होता है। ठीक है, इस तरह से 13 कार्ड्स होते हैं हर कैटेगरी के। ठीक है, तो अब हम देखें कि टोटल ब्लैक क्वींस कितनी हैं। मैंने आपको बताया कि हर कार्ड में हर एक क्वीन है, मतलब हर कैटेगरी में एक क्वीन होती है, एक किंग होता है, एक जैक होता है। तो टोटल ब्लैक क्वींस कितनी हुई, क्योंकि ब्लैक के ये 2 कैटेगरीज हैं तो एक क्वीन इसमें होगी और एक क्वीन इसमें होगी, तो टोटल ब्लैक क्वींस कितनी हुई 2। इसी तरह अगर हम कहें कि टोटल ब्लैक किंग्स कितने हैं तो वो भी 2 हैं। टोटल ब्लैक जैक कितने हैं वो भी 2 हैं। ठीक है, और अगर हम कहें कि टोटल रेड क्वींस कितनी हैं तो वो भी 2 होंगी, क्योंकि रेड की भी 2 कैटेगरीज हैं, एक क्वीन इसमें है और एक क्वीन इसमें है। ठीक है, एक किंग इसमें है, एक किंग इसमें है, एक जैक इसमें है, एक जैक इसमें है। ठीक है, अगर 2 की हम बात करें कि टोटल 2 कितने हैं जो कि ब्लैक हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक 2 है जो ब्लैक है, इसमें भी एक 2 है जो ब्लैक है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2 2 2। ठीक है, इस तरह से वो कार्ड्स जो हैं वो हम उनके बारे में मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल 10 स्पेड की बात करें कि जो 10 है वर्ड 10 डिजिट का जो है वो स्पेड कितने हैं, तो स्पेड की चूंकि एक ही कैटेगरी है तो इसमें एक ही कार्ड होगा 10 का, तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा। टोटल एस वो पूछ रहे हैं कितने हैं, हर कैटेगरी में एक एक एस का कार्ड है, 1 का कार्ड है। ठीक है, 1 को जो है वो कार्ड्स में आप एस से मतलब यूज़ करते हैं, ए लिखा होता है उस पर बड़ा सा। तो टोटल एस यहाँ पर हमारे पास कितने, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 4। ठीक हो गया, ये था जनरल इंट्रोडक्शन टू द कार्ड्स। ठीक हो गया। अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि 4 कार्ड्स जो हैं उन्होंने ड्रॉ किए, कितने में से, ये ऑब्वियस सी बात है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो वो बेशक आपको क्वेश्चन में ना भी बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने 4 कार्ड्स निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उन्होंने पहला निकाला है वो ब्लैक किंग होगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उन्होंने सेकंड निकाला है वो ब्लैक कार्ड होगा, कोई भी ब्लैक कार्ड होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उन्होंने थर्ड निकाला है वो डायमंड का 3 होगा। फोर्थ जो उन्होंने निकाला है वो क्वीन ऑफ हार्ट्स होगी। ठीक है, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिए। सही हो गया। अब हम पहले पहला वाला फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला कार्ड उन्होंने निकाला है वो ब्लैक किंग होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ठीक है, बी ब्लैक एंड के किंग। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इवेंट होता है, जो भी कोई आपका इवेंट है इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कहा है कि फर्स्ट होगा, पहला होगा और ब्लैक किंग होगा। ठीक है, एन तो हमें पता चल गया 52 है। ठीक है, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 हैं और आप अभी उसमें से पहला निकालने लगे हैं, मतलब सारे के सारे अभी पड़े हुए हैं सामने। ठीक है, 52 हमारा एन आ गया कि टोटल कार्ड्स है। अब ब्लैक किंग होना चाहिए। ब्लैक किंग टोटल कितने होते हैं, एक ब्लैक किंग, ये 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, एक ब्लैक किंग इसका होगा और एक ब्लैक किंग इसका होगा। ठीक है, टोटल ब्लैक किंग्स कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 52, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 52। ठीक हो गया। एम हमने 2 ले लिया क्योंकि हमारे जो ब्लैक किंग के कार्ड हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 26 प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपने 52 कार्ड्स में से सेलेक्ट किया है वो ब्लैक किंग होगा। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं सेकंड नंबर पे कि सेकंड विल बी द ब्लैक कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आप दूसरे नंबर पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लैक कार्ड होगा। ठीक है, एक बात तो यहाँ पर तय है कि उन्होंने एक कार्ड निकाल लिया, तो अब पीछे कितने कार्ड्स बच गए, 51। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, जब एक कार्ड उन्होंने निकाल लिया है उसको साइड पे कर दिया है, अब पीछे कितने कार्ड्स बचे हैं, 52। तो अब हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 52, जो कि 51, जो कि क्या है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है, मतलब अपने ओरिजिनल साइज से कम हो गया है।
सही है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड नंबर पे वो कार्ड निकालेंगे वो एक ब्लैक कार्ड होगा, ठीक है, सेकंड कार्ड है और ब्लैक है। इसको आप अपने लिहाज से जैसे आपको इजी लगे आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख दें कि ब्लैक और फिर आगे सेकंड लिख दें, मतलब जो भी आपको ऑब्वियस लगे आप इसमें इस तरह से टर्म्स बना सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद आता है कि m डिवाइडेड बाय n। अब n हमारा हो गया 51 क्योंकि एक कार्ड निकल गया। अब m जो है वो इन्होंने 25 कैसे लिखा है, हमें उन्होंने क्या कहा है कि क्या आना चाहिए, ब्लैक कार्ड है, मतलब फेवरेबल आउटकम है कि ब्लैक होगा कार्ड। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 26, ठीक है, जिसमें से आगे 13 स्पेड और 13 क्लब है। 26 ब्लैक के होते हैं, 26 रेड के। तो हमारे पास m क्या हो जाएगा, 26, ठीक है, सॉरी 25 हो गया। अब देखें यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है कि होने तो 26 चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लैक जो है वो 26 है, लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने 25 लिखा है, क्योंकि जो पहला उन्होंने बात की थी उसमें जो उन्होंने कार्ड निकाला था वो भी ब्लैक था, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 26 ब्लैक में से कोई एक ब्लैक किंग तो पहले निकल गया था। अब इसका क्या मतलब है कि इनमें से किसी एक का ब्लैक किंग जा चुका है, तो पीछे कितने बचे, 25 बचे जो कि ब्लैक हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा m जो है वो भी रिड्यूस्ड हो गया, वो अब 25 रह गए हैं ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। इसी तरह अगर आगे फिर वो ब्लैक कार्ड की बात करें तो हमारे 24 रह जाएंगे, फिर आगे जाएं तो 23 रह जाएंगे। जितना कार्ड निकलते जाएंगे वो कम होते जाएंगे, रिड्यूस्ड होते जाएंगे, ठीक हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब थर्ड नंबर पे आपने कार्ड निकाला है वो डायमंड्स का 3 है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और कार्ड यहाँ पर निकल गया, एक पहले निकल गया था, एक दूसरा निकल गया। अब n कितना रह गया, 50 रह गया, ठीक है, कार्ड्स कम होते जा रहे हैं। अब ये तीसरा बंदा निकाल रहा है कार्ड, ठीक है, n तो हो गया 50, ठीक है। दूसरी बात m अब क्या होगा, उन्होंने कहा है कि जो तीसरे नंबर पे कार्ड निकला है वो डायमंड का 3 है, ठीक है। तो डायमंड में कितने 3 हैं, हमें पता है हर कैटेगरी में कितने होते हैं, 1 से लेकर 8 से लेकर 10 तक होता है, और फिर जैक, क्वीन और किंग होता है, ठीक है, एक एक कार्ड सबका होता है। तो 3 कार्ड डायमंड में एक ही कार्ड होगा, ठीक है। इसमें भी स्पेड में भी 3 का एक कार्ड होगा, क्लब में भी 3 का एक कार्ड होगा, डायमंड में भी एक कार्ड होगा, हार्ट में भी एक कार्ड होगा। तो 3 का डायमंड में सिर्फ एक ही कार्ड होगा, तो पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 1 होगा, क्योंकि 3 जो है डायमंड का उसका तो ऑलरेडी है ही एक कार्ड, ठीक है। जब हमने ब्लैक किंग की बात की थी तो जितने ब्लैक किंग थे वो हमने यहाँ लिखे थे, जितने ब्लैक कार्ड्स रिमेनिंग थे वो हमने यहाँ लिखे थे। अब जितने डायमंड के 3 हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, जो कि है 1/50। तो 1/50 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप तीसरे नंबर पे जो कार्ड निकाल रहे हैं वो डायमंड का 3 होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ विल बी क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आप चौथे नंबर पे निकाल रहे हैं वो क्वीन ऑफ हार्ट्स होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ हार्ट्स का क्या मतलब है कि ये हार्ट वाली जो कैटेगरी है इसकी क्वीन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो n है वो क्या है, 49 हो गया, क्योंकि अब ये क्या है, चौथे नंबर पे कार्ड निकल रहा है, पहले एक निकल गया, फिर दूसरा निकल गया, फिर तीसरा निकल गया, अब ये चौथा है, मतलब 3 कार्ड्स निकल गए हैं। तो 52 से क्या हो गया, 49 हो गया n, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हर कैटेगरी में सिर्फ एक क्वीन होती है, एक किंग होता है, एक एक जैक होता है। तो एक क्वीन है जो हार्ट की है, सिर्फ एक क्वीन है जो हार्ट में होती है, तो इस वजह से ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक क्वीन है हार्ट्स की, तो इस वजह से 1 आ गया हमारा n। तो 1/49 प्रोबेबिलिटी है कि जो चौथे नंबर पे आप कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, 49 कार्ड्स में से चौथे नंबर पे जो कार्ड सेलेक्ट हो रहा है, मतलब अब 49 रह गए हैं, उनमें से जो कार्ड सेलेक्ट हो रहा है वो क्या है, क्वीन ऑफ हार्ट्स है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ पर कहते हैं कि क्वीन ऑफ ब्लैक, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, हमारे पास ब्लैक कार्ड्स कितने थे, 26 थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक निकल गया था, यहाँ पर भी एक निकल गया था, तो फिर यहाँ पर 24 सॉरी क्वीन ऑफ ब्लैक्स अगर कहते फिर तो क्वीन एक ही थी, ब्लैक की 1। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पर हमें कहते हैं कि कोई भी हार्ट का कार्ड निकल रहा है, ठीक है, सॉरी ब्लैक का कार्ड निकल रहा है, तो एक ब्लैक यहाँ निकल गया, एक ब्लैक यहाँ निकल गया, तो यहाँ पर ब्लैक के फिर होने थे 24, ठीक है, क्योंकि टोटल 26 हैं ब्लैक के, तो एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया, तो यहाँ पर 24 रह जाने थे। मतलब आपने अपने क्वेश्चंस में भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ पीछे निकलती जा रही है उसको निकालते जाए, ठीक है। अगर n रिड्यूस हो रहा है तो m भी रिड्यूस हो सकता है, सही हो गया। ये थे जी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स अबाउट कार्ड्स।
और हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।